अगर मैं आपसे कहूं कि एक डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड यूएसए इंडिया की इन्फ्लेशन को, इंडिया के रुपए को, इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को, इंडिया के फिस्कल डेफिसिट को, इस सब को एक साथ इंप्रूव कर सकता है। अभी हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी, यूएस ईरान डील। मैं आपके लिए वीडियो थोड़ा देर से इसीलिए लेके आया क्योंकि जो भी चीज इस वॉर में हो रही है उसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ चीजें श्योर नहीं हो पाती, और जब तक चीजें श्योर नहीं है तब तक हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। अब ये सारी चीजें एक साथ इस डिप्लोमेटिक डील की वजह से हमारी कंफर्टेबल पोजीशन बन जाती है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, जो कि लगभग दुनिया का 20% ऑफ जो ऑयल है वो यहीं से ट्रेड होता है। कई सारी कंट्रीज तो इसी पे डिपेंडेंट है उनके ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए। तो जब भी यहाँ टेंशन बढ़ता है, इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है। और जैसे ही पीस की बात होना शुरू होती है, आप देखो ब्रेंट क्रूड ऑयल भी कम हो जाता है और रुपया भी रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में कोई उम्मीद आती है डिप्लोमेटिक, तो इंडिया के इकोनॉमी के फ्यूचर को ये इंपैक्ट करती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अ कॉन्फ्लिक्ट दैट शोक ग्लोबल मार्केट्स, है ना। तो सबसे बड़ी चीज है 107 दिन, 107 डेज यूएस ईरान का टेंशन चला, है ना। हुआ क्या, लगभग आपको पता है 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया। 28 फरवरी की बात है जब अयतुल्ला अल खमेनी को मारा गया था। अब 3 महीने के ऊपर से जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं, क्योंकि टेंशन एस्केलेट होती जा रही है और उस टेंशन की वजह से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका असर पड़ रहा है। मतलब 3 महीने, 2-3 महीने तक तो सारे लोग एब्जॉर्व कर गए, बट धीरे धीरे अब नुकसान सबका बढ़ते जा रहा था। अब इन्वेस्टरों को क्या डर लगा कि भाई मिलिट्री एस्केलेशन हो सकता है और भी बढ़ सकता है, शिपिंग के डिसरप्शन हो सकते हैं, एनर्जी की शॉर्टेज हो सकती है ना, ग्लोबली इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। ये सारी चीजें को देखते हुए, है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं इश्यूज होना शुरू हो गए। सेम चीज हमने 1979 में भी देखी थी, ईरान रिवॉल्यूशन के टाइम, जब भी ईरान में, है ना, तख्ता पलट हुआ था और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया था 1979 में। तब भी ऑयल प्राइसेस ऐसे ही आगे बढ़े थे और उससे इन्फ्लेशन और रिसेशन सब जगह हुआ था। सेम चीज हमने 1990 में देखी, गल्फ वॉर के टाइम भी। ये भी मैं आपको पिछले कई वीडियो में, जो रोज 8 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूँ, है ना, उसमें मैंने कई बार डिस्कस की भी हुई है। आप लोगों से ना आज एक गुजारिश है, आप लोग वीडियो सुनते हैं ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में बताएं। आप देश के युवा हैं, यूथ हैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आपका ओपिनियन क्या है इन सब चीज़ों के बारे में। आप भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम ईरान जाके तो चीज़ें नहीं देख सकते, तो जो भी हमारे आसपास है उससे एक हमारा ओपिनियन फ्रेम होता है। तो मेक श्योर इस वीडियो के अंत में आप उसका अपना ओपिनियन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर रशिया यूक्रेन वॉर आई 2022 में, तब भी यूरोप में एनर्जी प्राइस बढ़े थे क्योंकि रशिया की सप्लाई कट हो गई थी, और उस वजह से ऑयल प्राइस, गैस प्राइस, फूड प्राइस सब कुछ बढ़ गया था। मतलब मार्केट्स है ना, वो एक्चुअल वॉर से रिएक्ट नहीं करते हमेशा, वो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसरप्शन से भी रिएक्ट करते हैं। आप समझ रहे हो, मतलब किसी चीज की उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है तब भी होता है। अब ये थ्रेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, क्योंकि ये चोक पॉइंट बन जाता है ना। ये ईरान और ओमान और यूएई के आसपास है, आप देखेंगे मैप में, मैंने कई बार आपको दिखाया भी है पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है, अगर यहाँ डिसरप्शन आएगा तो ग्लोबल इकोनॉमी के सप्लाई चेन में डिसरप्शन होगा, है ना। मान लीजिए कि हॉर्मुज जो है ना वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरह है। अब अगर रूट ब्लॉक हो जाएगा, कोई बड़ा हाईवे ब्लॉक हो जाएगा, तो क्या होगा, सारी चीजें धीरे धीरे मूव करेंगी और कॉस्टलियर हो जाएंगी। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कंट्रीज डिपेंडेंट है ना, वो है सऊदी अरेबिया, है ना, यूएई, कुवैत, ईरान, नहीं सॉरी, इराक और कतर। ये सारी, ये कंट्री मतलब अपने ऑयल एक्सपोर्ट को लेके डिपेंडेंट है, और यही सारी चीजें कहीं ना कहीं डिसरप्शन क्रिएट भी करती है। तो मतलब यहां पर अगर आप देखें तो जो ज्योग्राफी है ना, कैन ऑल्सो बिकम इकोनॉमिक्स, जब वो चौक चौक पॉइंट जो है वो ग्लोबल ट्रेड के फ्लो को डिसरप्ट कर सकते हैं। फिर ऑयल और एलएनजी गैस की बात कर लें तो वो भी, है ना, कहीं ना कहीं जहां जहां प्रॉब्लम थी हमारे साथ, वो फिर से दिखने लग गई, दूसरी जगह भी दिखने लग गई। तो जो ऑयल में था वही एलएनजी में भी दिखने लगा, और भी अलग गैसेस में दिखा। मतलब अगर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा तो गैस हो चाहे ऑयल हो, सारी चीजें। 2021 में आपको याद होगा सुएज कैनाल में ब्लॉकेज हो गया था, है ना, एक शिप फंस गया था, आपको याद होगा, है ना, एवरग्रीन करके था शायद, है ना। तो वैसे लाड़े में फंस गया था, ऐसा आपने देखा होगा शायद।
तो जब वो ऐसे फंस गया था तो शिपिंग रूट सारी चीज अटक गई थी, तो कॉस्ट बढ़ गई, शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो गए। सेम वही चीज हुई, यहाँ पे भी यही हुआ। तो इससे जो कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जिन कंट्रीज पे हुआ वो है इंडिया, है ना, वो है चाइना ऑल्सो, वो है जापान, साउथ कोरिया, है ना, इवन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। अब जापान की बात करें तो जापान ऑलमोस्ट जितना भी ऑयल जापान को चाहिए वो इंपोर्ट ही करता है, मतलब ऑलमोस्ट 100% आप कह सकते हैं। चाइना लगभग 70% के आसपास, इंडिया 85% के आसपास। मतलब ये तीन ऐसी कंट्री हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कड़ी नजर बनाई हुई है, देख रहे हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया इकोनॉमीज के आसपास, ये भी एक बड़ा इशू है ना। तो जब सारी चीजें महंगी हो जाएंगी पेट्रोल की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो महंगाई की मार हम सबको झेलनी पड़ेगी, है ना। तो एनर्जी प्राइस बढ़ गए, है ना। यूके में भी हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जर्मनी की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी ज्यादा स्लो हो गया है, और रीजन उसका एक ही है, एनर्जी कॉस्ट का बढ़ना। श्रीलंका में भी एनर्जी कॉस्ट और एनर्जी शॉर्टेज की वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी है। तो ऑयल इन्फ्लेशन है ना, अ, मतलब बहुत तेजी से इकोनॉमी में फैल जाता है। अब हॉर्मोज इतना क्रिटिकल क्यों है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसको पर्सपेक्टिव में देखने के लिए इन सिंपल सेंस ये है कि ये जो मैरीटाइम रूट है ना, ये काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है यहां से। तो हॉर्मुज इज लाइक ऑयल का सेमीकंडक्टर है ना, आप समझ रहे हो। मतलब जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए है बहुत जरूरी, वैसे ही हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑयल के लिए। अब इससे मार्केट्स पे भी रिएक्शन आता है ना। ये भी आप देख सकते हैं चोक पॉइंट। मार्केट पे क्या रिएक्शन आता है, सिंपल सी चीज को समझते हैं। मार्केट का मतलब क्या है, जैसे ही मार्केट ने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने लग गए, जब बढ़ने लग गए तो सारी चीजें उसके हिसाब से एंटिसिपेटेड है। अब मार्केट की जो प्राइस है ना, अभी अगर आप देखोगे तो जो पीस डील हुई है उससे अचानक से रिएक्शन आया और इतना पहुंच गया, है ना। मतलब सिंपल सेंस में है कि अगर वॉर का फियर भी कम हो जाता है तो भी कहीं ना कहीं चीजें अच्छी और दिखने लग जाती हैं। ये तीनों चीजों का इमीडिएट रिएक्शन आपको देखने को मिला, ठीक है। एशिया के स्टॉक मार्केट में भी आपको इसका बेनिफिट देखने को मिला है ना। इंडिया, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्री, तो जब भी मेजर जियोपॉलिटिकल टेंशन आएगा ना, तो स्टॉक मार्केट उसको फटाफट से रिएक्ट करके बताता है ना। अब ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो भी ईज हो गया, क्योंकि ऑयल प्राइसेस कम हो गए, तो ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब। मतलब वेस्ट एशिया में अगर पीस आता है, डिप्लोमेसी आती है, चीजें सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसका असर हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे, है ना, टोक्यो में, कोरिया के, है ना, बीजिंग में, सब में उसका असर दिखता है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया के रिलीफ की बात करते हैं। इंडिया के लिए क्या है, मतलब इससे एग्जैक्टली इंडिया को क्या फायदा होने वाला। तो ऐसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 85% ऑफ क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर हैं हम दुनिया के, ठीक है। बट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो काफी लिमिटेड है, क्योंकि उतना ऑयल है नहीं हमारे पास, है ना। तो इस लाइक आप खाना बनाने की बजाय जोमेटो ही करते हो, तो जोमेटो किसी दिन नहीं आ रहा है, किसी दिन राइडर अवेलेबल नहीं है, रेस्टोरेंट बंद है, बारिश के कारण सर्ज है, तो अगर आप जोमेटो पे ही डिपेंडेंट हो अपने खाने के लिए, तो आपको वहीं से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, है ना। सेम वे सिग्निफिकेंट एलएनजी एंड पीएनजी भी वहीं से, मतलब हमारा जो फर्टिलाइजर होता है, पावर जनरेशन है, इंडस्ट्री है, उनके कई सारे इनपुट्स जो है ना, वो एलएनजी और पीएनजी पे डिपेंडेंट है। मतलब डायरेक्टली ये हाउस होल्ड को अफेक्ट कर रहा है, तो रूरल, मिडिल क्लास फैमिली, सबको। तो जब एलएनजी सस्ता मिलेगा तो फर्टिलाइजर की कॉस्ट सस्ती होगी, जब फर्टिलाइजर की कॉस्ट सस्ती होगी तो फार्मर को भी सस्ता पड़ेगा, और फार्मर का सीधा लिंक है फूड इन्फ्लेशन से, ठीक है। मतलब जैसे ही पीस आएगा तो सारी चीजें। अब पोटेंशियल बेनिफिट सबसे सही है, पहले सबसे पहले अगर $10 तक भी क्रूड ऑयल गिर जाता है, आप समझ रहे हैं, तो उन्होंने, इकोनॉमिस्ट ने एस्टिमेट किया हुआ है कि अगर $10 पर बैरल तक भी क्रूड ऑयल के प्राइस गिर जाते हैं तो इंडिया के ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स को बचा सकता है। मतलब सिंपल से है, आपकी मंथली ईएमआई कम हो गई तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाएगा आपके लिए, है ना। वही चीज आप कहीं और भी खर्च कर सकते हो। तो 2014 से 16 में ऑयल प्राइसेस कोलैप्स हुए थे इंडिया में, तो इन्फ्लेशन कम था, फिस्कल पोजीशन अच्छी थी, इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी थी, और उस वजह से सरकार को भी काफी फायदा हुआ था, हाँ ना। अब दूसरा है इन्फ्लेशन को कम कर दें, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ये सब का धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। अब देखना है कि सरकार जैसे जैसे ये कम होता है, सरकार कितना जल्दी पेट्रोल को कम करती है, ठीक है। फिर रुपी स्ट्रांग होगा, है ना, रुपी का स्ट्रांग होना भी जरूरी है।
क्योंकि इंडिया को अब कम डॉलर देने पड़ेंगे सेम इंपोर्ट करने के लिए, तो रुपये पे प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। इस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो जाएगा। मतलब सेम चीज के हम ज्यादा पैसे दे रहे थे, अब कम पैसे देने पड़ेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें लेके, है ना, बेटर फिजिकल स्टेबिलिटी है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब कम से कम सपोर्ट में खर्च करना पड़ेगा। मतलब जैसे फार्मर्स को सपोर्ट करना है, तो पहले ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी इकोनॉमी में, है ना। एनर्जी रिलेटेड इंटरवेंशन भी कम करने पड़ेंगे, आरबीआई भी कम चिंतित रहेगा आगे जाके रेट हाइक और इन सब चीजों को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल स्टेबिलिटी काफी अच्छे से रहने वाली है। मतलब सिंपल है कि जो पैसे बचेंगे अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन तरफ डाइवर्ट कर दिए गए, तो हमारे देश के लिए काफी फायदा होने वाला है। अब ट्रेड रिकवरी की बात कर लेते हैं। मतलब वेस्ट एशिया इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड एंड रेमिटेंस कॉरिडोर। कई सारे इंडियंस हैं जो वेस्ट एशिया में काम करते हैं। आप देखिए डिस्टरबेंस की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो दुबई में काम करते थे, सऊदी अरेबिया में करते थे, अलग अलग कंट्रीज में भी करते थे, वो वापस नहीं जा पाए या गए तो वहां पे अटके हुए हैं। वहां से जो रेमिटेंसेज आने थे वो अब नहीं आ रहे हैं उस स्पीड में। फिर बिजनेस का भी डिसरप्शन हुआ है ना, वो भी ग्रेजुअली नॉर्मलाइज हो जाएंगे। मतलब इंपॉर्टेंट लिंक क्या है, सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट से नहीं है, एक्सपोर्ट से नहीं है, शिपिंग इन्वेस्टमेंट से नहीं है, कहीं ना कहीं आप देखो तो रेमिटांसेस से भी है, क्योंकि हमारे कई सारे वर्कर यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत सब जगह जाता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो इंडिया को काफी ज्यादा रेमिटांसेस मिलते हैं। रेमिटांसेस का सिंपल सा मतलब है बाहर रह रहे इंडियन जब दूसरी करेंसी में पैसा इंडिया भेजते हैं, तो अब ऑब्वियसली उनके घर वाले इस करेंसी को तो यूज करेंगे नहीं, वो रुपये में कन्वर्ट करेंगे, तो आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ते हैं, हमारे कंट्री में डॉलर इनफ्लो बढ़ता है, जिससे रुपी स्ट्रेंथन होता है। तो कई सारी फैमिलीज हैं जो एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर, बहुत सारी चीजों के लिए गल्फ से आते हुए पैसे पे डिपेंडेंट रहती हैं। तो रेमिटेंसेस इंडिया की एक्सटर्नल इकोनॉमी को भी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो हम इसको नहीं बढ़ते, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले है वल्नरेबिलिटी। अब वल्नरेबिलिटी रिवील्ड का क्या मतलब है, ये हमारा सबसे बड़ा लेसन है यूएस ईरान क्राइसिस से, कि हमारी हाई डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड एनर्जी पे। यूएस ईरान क्राइसिस की बात कर लें, है ना, उन्होंने हमारी एक्सपोज्ड की है एक स्ट्रक्चरल वीकनेस को। मतलब सिंपल है कि जो चीजें हिडन रहती हैं, है ना, जैसे एक टीम मैच जीत जाती है तब तो वीक प्लेयर पता नहीं चलते, जब वो मैच हारती है ना तब पता चलता है कि किस किस एरिया में वीकनेस थी। वही सेम चीज है, जब इकोनॉमी अच्छी चलती है तो हमको पता नहीं चलता वीक लिंक्स कहाँ कहाँ हैं, पर जब इकोनॉमी पे स्ट्रगल आता है तो हमको पता चलता है कि हमारे इंपोर्ट्स उतने डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस कैसी है, एक मेडिकल स्ट्रेस टेस्ट की तरह है जो एक परिवार के लिए होती है ना। मतलब ये वीकनेस बता देती है जब इमरजेंसी आती है तो ये सबसे बड़ी चीज है ना। फिर दूसरा है एक्सपोजर टू ग्लोबल सप्लाई शॉक्स। मतलब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है ना, ग्लोबल सप्लाई शॉक्स को लेके। जैसे जब इंडिया के पास पैसा होता है ना, तो इवन पैसा होने के बाद भी अगर गुड्स नहीं आ पाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, है ना। मतलब आपके पास पैसे हैं पर आप दवाई नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि ट्रक हैं जो आपके शहर तक नहीं पहुंच रहे दवाई लेके। तो प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी की है ना। कोविड के टाइम भी लगभग हमने ऐसा ही देखा था, सेमीकंडक्टर चिप बहुत स्केर्स हो गई थी, शिपिंग कंटेनर्स नहीं पहुंच रहे थे, फ्रेट के चार्जेस बढ़ गए थे, तो हर चीज महंगी हो रही थी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी सब ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस किया था। फिर फर्टिलाइजर इंपोर्ट की बात कर लें तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजर इंपोर्ट हो गया, डैप हो गया। मैंने एक वीडियो में इनको काफी अच्छे से कवर किया था जब वॉर काफी तेजी से चल रही थी, है ना। ठीक है, तो एलएनजी यूरिया प्रोडक्शन में यूज होता है। तो ये सारी चीजें हमारे फार्मर्स के लिए बहुत जरूरी है, मतलब लैंड, सीड्स, लेबर। बट विदाउट फर्टिलाइजर क्या करोगे, क्रॉप की यील्ड है वो गिर जाएगी। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम भी हमने ये चीज सेम सेम देखी थी। मतलब जैसे जैसे फर्टिलाइजर का शॉर्टेज होता है तो क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है, जब क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है तो जो फूड का इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ जाता है ना। फिर उससे सीपीआई बढ़ जाता है, फिर उससे आरबीआई पे प्रेशर आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और प्रेशर रुपी पे आना मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा रुपी है वो लगभग आप देख लो, अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल 70 रुपए से 100 रुपए पहुंच जाता है, रुपए नहीं डॉलर मान लो, तो अब देखो सेम इंपोर्ट के हमको $30 ज्यादा देने पड़ रहे हैं। मतलब डॉलर आउटफ्लो, जब डॉलर आउटफ्लो होगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हर आदमी डॉलर मांगेगा पेट्रोल लाने के लिए।
उस वजह से रुपी देके डॉलर लेगा, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, रुपी वीक हो जाएगा, है ना। सेम चीज मैंने आपको टेपर टेंट्रम केस में भी बताई थी 2013 के, जब यूएस फेडरल रिजर्व ने सिग्नल किया था कि वो टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी करने वाले हैं, मतलब तो यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। जब स्टेबल कंट्री, डेवलप कंट्री में आपको उतने ही इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, तो आप इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी पे क्यों पैसा लगाओगे जो ज्यादा मतलब वल्नरेबल है एक्सटर्नल शॉक्स को लेके। तो स्ट्रक्चरल रिस्क की अगर मैं बात कर लूं, तो ये है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अगर आप इस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को देखो तो ये कई सारी चीजों को ट्रिगर करता है, मतलब हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, आप समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कई सारी कंट्रीज है, टर्की हो गई, अर्जेंटीना हो गई, पाकिस्तान हो गया, अभी उन्होंने काफी ज्यादा करेंसी प्रेशर देखा। तो ये स्ट्रक्चरल रिस्क भी कहीं ना कहीं है। जैसे इन्फ्लेशन है, तो ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल डीजल एलपीजी, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, सबको अफेक्ट कर रहे हैं। करेंसी वीकनेस है, अगेन रुपी वीक होते जा रहा है ना, रिजर्व्स भी कम होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, फिर ग्रोथ स्लो डाउन है, मतलब जब कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब किसी चीज को बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, है ना। सेम हैपेंड इन 1970s ऑयल शॉक। फिर फिस्कल स्ट्रेस आएगा, मतलब सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी फर्टिलाइजर की, फ्यूल का सपोर्ट भी देना पड़ेगा, अगर फ्यूल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फ्यूल पे सब्सिडी देनी पड़ेगी, है ना। वेलफेयर पे स्पेंड करना पड़ेगा, तो इस वजह से सरकार का भी फाइनेंसेस पे प्रेशर बढ़ेगा। तो एक सिंपल सी चीज है कि जो हमारी हाई ग्रोथ है ना, वो बहुत वैल्यूएबल है, वो तो सही बात है। बट जो रेजिलेंस है ना सर्वाइवल के टाइम, वो ज्यादा जरूरी है। मतलब हम कितने स्ट्रांग हैं, ये क्राइसिस हमें बताती है ना। मतलब दो स्टूडेंट है मान लीजिए, वो बराबर स्कोर करते हैं, बट वन परफॉर्म्स वेल इन इजी एग्जाम्स एंड द अदर परफॉर्म्स वेल इन अंडर प्रेशर, है ना। आप समझ सकते हैं, विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, है ना। कौन किस टीम के खिलाफ रन बनाता है। तो अब दूसरा जो स्टूडेंट है जो प्रेशर में जिताता है, वो ज्यादा रेजिलियंट हुआ ना। रन तो दोनों ही बना रहे, कागज पे तो दोनों के रन दिख रहे हैं, वही सेम चीज इंडियन इकोनॉमी पे भी अप्लाई होती है। आगे बढ़ते हैं और इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी है। पहला है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बढ़ाने हैं, मतलब जैसे एक फैमिली इमरजेंसी सेविंग बढ़ाती है ना, और वैसे ही एक कंट्री को इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स बनाने हैं। चाइना के पास जैसे 90 दिन के हैं, जापान के पास 75 डेज के हैं, है ना। यूएस के पास तो बहुत ही ज्यादा है ना। तो ये सारी चीजें इंडिया को भी इसके लिए फ्यूचर क्राइसिस के लिए तैयार रहना। फिर दूसरी चीज करनी है डाइवर्सिफाई ऑयल एंड गैस सप्लायर, मतलब हमें रशिया, यूएस, ब्राजील, अफ्रीका, जहां से ऑयल मिले वहां से लेना शुरू कर देना चाहिए, मतलब एक सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, बाकी सारे नेशन से हमको इंगेज करना है। फिर एक्सेलरेट रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं ये तो शॉर्ट टर्म चीजें हो गई, है ना, ये शॉर्ट टर्म हो गई, ये शॉर्ट टर्म हो गई, बट ये लॉन्ग टर्म है। सोलर की बात करें, विंड पावर, तो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल पे अगर डिपेंडेंसी कम कर लेंगे तो भी एक अच्छी चीज हो जाएगी, है ना। आपने नाम सुना होगा न्यूज़पेपर में, भाडला सोलर पावर पार्क, सोलर पार्क, और पवागढ़ सोलर पार्क, ये दोनों सोलर पार्क पार्क हैं जो कहीं ना कहीं मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के में। तो फ्यूल कम रिक्वायर्ड होगा और डोमेस्टिक एनर्जी हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे। फिर रिफॉर्म की बात करते हैं क्रिटिकल सेक्टर में, जैसे डीबीटी है, फर्टिलाइजर में डीबीटी शुरू कर दो, मतलब जो करंट सब्सिडी सिस्टम है अभी वो इनएफिशिएंट है, अगर डीबीटी हो जाएगा, है ना, तो उससे एलपीजी को भी ट्रांसफॉर्म किया है जैसे डीबीटी ने, है ना, पहल स्कीम के तहत। तो यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम फर्टिलाइजर में कर दें तो टारगेटिंग बेटर हो जाएगी, लीकेजेस कम हो जाएंगे और फिजिकल एफिशिएंसी भी हाई रहेगी। फिर ईवी चार्जिंग है, तो फास्टर ईवी चार्जिंग रहे, मतलब अभी ईवी आप क्यों नहीं खरीदते, आपको लगता है कि हाँ अगर कहीं हाईवे पे जाएंगे तो कैसे होगा चीजें, तो ईवी पे आपको उतना ट्रस्ट नहीं है इसलिए आप, पर चाइना की आप देखोगे तो 5 में से 4 गाड़ियां ईवी ही होती हैं। तो इसका जो ईवी रेवोल्यूशन है ना, वो उसने काफी ज्यादा फ्यूल की डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया है। इंडिया में भी है, एडॉप्शन बढ़ रहा है, टाटा मोटर्स को देख लो आप, एथर, ओला इलेक्ट्रिक, बहुत सारी चीजें हैं, बट टू व्हीलर में आप ज्यादातर देखोगे, फोर व्हीलर में धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर अगेन फास्टर ईवी चार्जिंग का ये हमको बनाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा है इन चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी। फिर आ जाता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल इनपुट, मतलब इंडिया में ही बनना चाहिए क्या क्या, सेमीकंडक्टर, बैटरीज, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हम मेक इन इंडिया में है, मतलब मेक इन इंडिया की भी बहुत सारी चीजें इनपुट पे डिपेंडेंट है।
तो बहुत सारी चीजें जो इंपोर्ट से हैं तब जाके हम बनाते हैं या असेंबल करते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो भी डिपेंडेंसी हमको धीरे धीरे कम करनी है। अब इसके लिए क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल को इनवाइट करना है। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या होती है, जैसी क्राइसिस आई इंडिया से बाहर चली गई, पर स्टेबल टैक्स रिजीम रहेगा। मतलब इन्वेस्टर्स को क्या पसंद होता है, प्रेडिक्टेबिलिटी। आपने कहीं इन्वेस्ट किया, कल को ऐसा बोले नहीं आपको पैसा इतना नहीं इतना मिलेगा, रिटर्न कम हो जाएगा, फ्लक्चुएशन बहुत हो गए, तो आप उसको, है ना, मार्केट नॉलेज नहीं बोलोगे, आप उसको गैम्बलिंग बोलने लग जाओगे, है ना। तो अनसर्टेनिटी इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करती है, बट वही चीज टैक्सेशन में भी हमको देखने को मिली है ना। फिर रेगुलेटरी प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करें, मतलब जो भी रूल सरकार बना रही है, चाहे सरकार बदल जाए, पर रूल्स को फॉलो करना चाहिए, रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। जैसे सिंगापुर में इतनी सारी हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल क्यों अट्रैक्ट हो पाई, क्योंकि प्रिडिक्टेबल रूल्स थे। सरकार के बदलने से इन्वेस्टर डरता नहीं था। ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या बनाती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल बनाती है फैक्ट्रीज बनाती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल जॉब्स बनाती है, एक्सपोर्ट्स बनाती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है उससे। तो ये सारी चीजें होती है। मतलब अगर एफडीआई आएगा तो एफडीआई का पैसा टिकता है इंडिया में, और एफडीआई इज मोर रेजिलियंस इन टर्म्स ऑफ स्पेक्युलेटिव कैपिटल, जैसे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब इंडिया के पास क्या 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 अपॉर्चुनिटी है, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो जब भी एक मेजर क्राइसिस आई है ना, इंडिया में एक मेजर रिफॉर्म आया है। 1991 क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन आया था। 2008 के बाद क्या हुआ था, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स ग्लोबली सुधर गए थे। कोविड के टाइम क्या हुआ था, हमने डिजिटल एडॉप्शन किया था, एक्सेलरेटेड डिजिटल एडॉप्शन हुआ था थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आप देखो, तीन क्राइसिस मैंने आपको गिनाई, तीनों में इंडिया ने क्या चीज किया। अब एनर्जी क्राइसिस है, तो एनर्जी की इंडिपेंडेंस, स्ट्रॉन्गर रूपी, लोअर इंपोर्ट वल्नरेबिलिटी एंड फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एनर्जी की डिपेंडेंसी कम करनी है, सप्लाई चेन जहां से आ रहा है हमारा पेट्रोल वो डाइवर्सिफाई करना है, घर पे रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बढ़ानी है। तो एनर्जी डिपेंडेंसी हमको कम करनी है, मतलब इंपोर्टेड ऑयल कम करना है। सेम बाकी तीनों चीजों के लिए भी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मतलब सिंपल है कि यूएस ईरान की जो डील हुई है ना, वो हो सकता है इमीडिएट रिलीफ ना दे, ना आपके पेट्रोल बिल पे देखे, ना मंथली देखे, पर ये जो अग्रीमेंट है ना, ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा बहुत सारी कंट्री के लिए, जो कम से कम, है ना, जो सिर्फ ऑयल डिपेंडेंट है, बाकी फिर भी इस क्राइसिस को उतना आना डीपली अफेक्ट नहीं करेंगे। तो इंडिया को एक चीज पता चली है इसमें कि भाई डिपेंडेंसी जो है ना, वो भी एक कॉस्ट के साथ आती है। कई दशकों से हमने देखा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है ना, वो वल्नरेबल रही है। जैसी एक्सटर्नल एनर्जी शॉक आया, वल्नरेबिलिटी आ जाती है। वही सेम है, अगर हमको एक स्ट्रांग नेशन बनना है, हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो हमें ऐसा नहीं है कि हम क्राइसिस फेस नहीं करें, पर क्राइसिस फेस के लिए हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हमको ये लर्न करना है। तो ऑयल शॉक में भी हमारे लिए कल एक एनर्जी रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्या सोचते हैं इस डील के बारे में, क्या ये डील पक्की है, क्या आपको लगता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, क्या आपको लगता है पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे 2 महीने बाद, सही 1 महीने 3 महीने बाद, वो हम देखा जाएगा। क्या इस एनर्जी क्राइसिस से हमने कोई सीख ली, या फिर हम एनर्जी रेवोल्यूशन कैसे ला पाएंगे, ये सारे पॉइंट्स पे आप सोचिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कल फिर मिलते हैं रात के 8 बजे। जय हिंद।